हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 एसएसटी। इसमें दो छोटे छोटे बिंदु रह गए हैं। पहला तो रह गया इसमें स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, और दूसरा इसमें रह गया चिट फंड। ये बहुत ही साधारण सी बातें हैं, बहुत आसानी से हम इसको देख लेते हैं। स्वयं सहायता समूह, नाम से ही पता लग रहा है, स्वयं का मतलब खुद की सहायता से बना समूह। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले प्रायोरिटी आती है बैंक की, जो सरकारी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, वो सब। फिर देसी बैंकर्स की आती है, फिर उसमें ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो लोकेलिटी में होती हैं। ये सब किसी न किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई की बात करते हैं, लीगल प्रोसेस की बात करते हैं। आपके पास अकाउंट का स्टेटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी पेपर्स होनी चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो वैलिड आईडी प्रूफ ही नहीं रखते। ऐसी स्थिति में जो लोन लेने का जो सिस्टम बना हुआ है, जो लोन ले सकते हैं, वो लोन लेना संभव नहीं होता है, और एक साधारण उपभोक्ता बैंक से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब सारे रास्ते बंद हो जाएं और अल्प बचत के द्वारा ये चीज चालू की जा सकती है, उन्हें हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह। एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकेलिटी में डेवलप एक प्रकार का बैंक ही ये होता है। इसमें क्या होता है, 15 से 20 लोग अपनी निजी बचत को लगातार बढ़ाते रहते हैं। निजी बचत के द्वारा पैसा क्या करते रहते हैं, एकत्रित करते रहते हैं। ये पैसा 25 से 100 रुपए हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। सभी का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे मान लीजिए एक स्वयं सहायता समूह में 20 सदस्य हैं और इन्होंने तय किया कि हम पर डे, पर मंथ, पर वीक, 15 दिन से कितना भी वो लॉगिन टाइम रख सकते हैं। इस निश्चित समय में प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपए जमा करवाएगा, तो मंथली अगर इनका 100 रुपए जमा कराना है तो 2000 रुपए का अमाउंट इनका होता है। जैसे मान लीजिए इस स्वयं सहायता समूह में कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, और पर व्यक्ति कितना करवा रहा है, 100 रुपए। तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो कितना हो जाएगा इनका, 2000 रुपए पर मंथ हो जाएगा। ये आपका पर डे भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है। वो टर्म तय करेंगे कि वो कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं और किस प्रकार से लेना चाह रहे हैं। अब ये जो पैसा आएगा, इस पैसे को वो क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। किसके आधार पर, आवश्यकताओं के हिसाब से। 20 लोगों में से किसी व्यक्ति को 1000 रुपए की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति को 200 रुपए की आवश्यकता है। आप यहाँ ये सवाल जरूर सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति का 200 रुपए में क्या होने वाला है, 500, 1000, 2000 में क्या वो काम कर लेगा। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं जिनकी आवश्यकताएं बहुत लिमिटेड होती हैं, डेली विजेज के इनके काम रेगुलर होते हैं। ये बहुत निम्न आर्थिक श्रेणी के लोग होते हैं जिनकी आर्थिक आवश्यकताएं बहुत छोटी होती हैं। आप सोच सकते हैं सेविंग कितनी कर रहे हैं, 50 से 100 रुपए। जब सेविंग इनकी ये है तो अपनी सेविंग का 1/4, अपनी इनकम का 1/4 हिस्सा ही इंसान मैक्सिमम सेविंग कर सकता है, लगभग औसत अगर हम निकालें तो आप सोच सकते हो ये 100-200 रुपए से ज्यादा कमा भी नहीं रहे हैं। जब कमा ही इतना रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेविंग भी उनकी इतनी ही होनी है। तो हम पढ़ रहे हैं पहला समूह, इसमें जो 2 रह गए थे उसमें से स्वयं सहायता समूह, ये खुद की सहायता से बने हुए होते हैं। इसके 15 से 20 सदस्य एवरेज रहते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लेकिन एक अकेला व्यक्ति समूह नहीं बना सकता, 1-2 व्यक्तियों से समूह चल नहीं सकता, क्योंकि जो पैसा कलेक्ट होगा, रकम अमाउंट जो कलेक्ट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, वो यूजलेस अमाउंट हो जाएगा और उसमें फ्रॉड सिस्टम भी हो सकता है। इसीलिए 15 से 20 या इससे ज्यादा की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं
और उसके बाद अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए बचत जो होती है उसको इसमें डाला जाता है। इसमें से जो भी पैसा लेना चाहे, जैसे नियम वाइज तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप इसमें मिलना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, लॉटरी सिस्टम हो सकता है, किसी को जब सप्ताह में मीटिंग रखी जाए, 15 दिन में मीटिंग रखी जाए, 1 महीने में रखी जाए, मीटिंग का टर्न वही होगा जो पैसे जमा कराने का टर्न होगा। जैसे 7-7 दिन से पैसे जमा करा रहे हैं तो हर 7वें दिन मीटिंग होनी है, 15 दिन से पैसे जमा करा रहे हैं तो हर 15 दिन, और 1 महीने से करवा रहे हैं तो 1 महीने पे मीटिंग होनी है। जब ये मीटिंग होगी तो उसमें लेनदार यदि एक ही व्यक्ति हुआ, 2000 रुपए एकत्रित हुए, टोटल 20 लोग हैं, उनमें से इस मंथ जब मीटिंग होनी है तो लेने वाला यदि एक ही व्यक्ति है तो उसे जितना अमाउंट चाहिए, टोटल चाहिए, कम चाहिए, उसको ब्याज पर, निश्चित ब्याज पर, ये बैंकों से भी कम ब्याज होता है, उसे दे दिया जाएगा। तो एक प्रकार से उसके लिए फायदे का सौदा हो गया। बाकी रकम को ये यूज कर सकते हैं, बैंकों में डाल सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से रख सकते हैं, कहीं भी काम हो सकता है। कुल मिलाकर अपनी सेविंग से एक समूह बनाया जाता है और उस समूह में कुछ कंट्रीब्यूशन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसमें से क्या ले लिया जाता है, लोन के रूप में ब्याज पर पैसा ले लिया जाता है। क्या कहलाते हैं, स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं। इसमें दूसरा यदि हम बिंदु देखें तो ये है चिट फंड। ये एक प्रकार से आपने सुना होगा गांव में, शहर के सोसाइटी इलाकों में, शहर के ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार की योजनाएं चलती हैं। इस चिट फंड में भी क्या होता है, एक समूह होता है। गांव में आपको सोसाइटी का नाम सुना होगा, कई जगह इसे खंडे भी बोलते हैं। ये सारी चीजें एक ही हैं। चिट फंड मान लीजिए, सोसाइटी मान लीजिए, खंडी मान लीजिए, ये मंथली होती है। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक निश्चित संख्या होती है, ये संख्या तय कर ली जाती है पहले ही। जैसे मान लीजिए 10 लोगों की एक सोसाइटी चली और इसका लॉगिन पीरियड रहा 12 माह। कितना लॉगिन पीरियड रहा, 12 माह। कि 10 लोग 12 महीने तक निश्चित रकम को जमा कराने वाले हैं और ये रकम कितनी है, 1000 रुपए। लोग कितने हैं, 10, तो यानी कि पर मंथ कितना अमाउंट आना है, 10,000 रुपए हर मंथ एकत्रित होने वाले हैं। और ये काम कितना चलना है, 12 माह तक चलना है। फिर से समझते हैं, चिट फंड को हम अन्य नामों से जान सकते हैं। इसे हम और क्या कह सकते हैं, सोसाइटी कह सकते हैं, खंडी कह सकते हैं देसी भाषा में, या यूं कह सकते हैं जब भी आपकी सैलरी आए तो 5-10 लोग मिलकर एक समूह बना लेते हैं। उस समूह में एक निश्चित रकम तय की जाती है कि प्रत्येक मंथ आपको इतनी रकम यहाँ लाके देनी है। उसमें एक निश्चित समय तय किया जाता है, साल भर हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। निश्चित समय तय कर लिया जाता है, इतने समय के लिए ये प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। यहाँ हमने क्या तय की है, संख्या 10 लोगों की संख्या तय की है। कितने महीने के लिए, 12 माह के लिए तय की है। प्रत्येक व्यक्ति को कितना जमा कराना है, 1000 रुपए जमा कराना है। तो प्रत्येक मंथ जब मीटिंग होगी इनकी तो कितना अमाउंट आएगा, 10,000 का अमाउंट आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना है। टोटल बंदे कितने हैं, 10। अब हो सकता है इसमें कि 10 के 10 को ही रिक्वायरमेंट ना हो। पहला इसमें केस क्या क्या बनेगा, एग्जांपल देखें, स्थितियां कितनी बनेगी। पहली स्थिति क्या बनेगी, इसमें आप 10 एकत्रित होते हैं, 10 में से एक रिक्वायरमेंट वाला हो सकता है, किसी एक को चाहिए, 9 को पैसा नहीं चाहिए, तो इसमें अमाउंट पूरा ही लेना होगा आपको। ये कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं कि कम ले लें, ज्यादा ले लें। स्वयं सहायता समूह में आवश्यकता अनुसार था, इसमें पूरा ही आपको मिलता है। स्वयं सहायता समूह में जितना चाहिए उतना ले लो, बाकी समूह अपना स्टोर करता है, अलग से उसका ब्याज सिस्टम होता है। यहाँ आपको पूरा अमाउंट एक साथ लेना होगा। जैसे आपको 10,000 रुपए चाहिए या कम चाहिए, बहुत सारी जगह दोनों फैसिलिटी यहाँ पर होती हैं। कुछ सोसाइटी कम पर भी काम करती हैं, कुछ सोसाइटी, ज्यादातर सोसाइटियां पूरा ही अमाउंट आपको देंगी। तो जैसे आपको पूरा अमाउंट मिलने वाला था
10,000 रुपए, क्योंकि आपका ये जमा होने वाला है, तो ये पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा। जैसे आपने कहा फर्स्ट मंथ ही कि भाई साहब मुझे मेरा पूरा जमा जो पैसा होने वाला है वो फर्स्ट मंथ ही आप पे कर दो, मुझे आवश्यकता है। तो आपने जमा कितने किए? 1,000 रुपए। मिल कितने गए? 10,000 रुपए। लेकिन आपको पूरे 9 महीने जो बचे हैं, पूरे 11 माह बचे हैं, जिसमें फीस आपको इंस्टॉलमेंट जो पे करनी थी वो आपकी कंटिन्यू ही चलती रहेगी, और इसका ब्याज आप जोड़कर किस्तों के रूप में इसको जमा कराते रहेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि किसी एक व्यक्ति को पैसा चाहिए और उस व्यक्ति को हमने दे दिया। लेकिन दूसरी कंडीशन भी इसमें हो सकती है, वो क्या? एक से ज्यादा व्यक्तियों को भी पैसा जरूरत हो सकती है। ऐसी स्थिति में जिन जिन लोगों को जरूरत होती है उन लोगों के नाम पर्ची में डाल दिए जाते हैं। जैसे 2 हुए, 4 हुए, 1 हुआ तब तो दिक्कत ही नहीं है, उनके नाम डाल दिए जाएंगे और फिर लॉटरी निकाली जाएगी। जिसका नाम आएगा उसे पैसा दे दिया जाएगा। कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि कोई भी पैसा नहीं लेना चाहता, सब लोग ब्याज जोड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पैसा किसे दिया जाए? ऐसी स्थिति में सबके नाम डाले जाते हैं। तीनों फॉर्मेट आप समझें, सबके नाम डाले जाएंगे। जिसके नाम से वो लॉटरी निकलेगी उसे ये पैसा लेना पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा। यहाँ 2 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। यदि पैसा कोई नहीं लेने वाला होगा तो लॉटरी से पैसा लेना होगा। जो सबसे लास्ट में पैसा लेगा उसका पैसा ज्यादा मिलेगा। तो हम चिट फंड को फिर से देखें तो इसे और नाम क्या क्या दे सकते हैं हम लोग? सोसाइटी कह सकते हैं, खंडी कह सकते हैं। इसमें संख्या कैसी होती है? निश्चित आगे पीछे भी हो सकती है। सोसाइटी चलाने से पहले फर्स्ट डे ही एक संख्या तय हो जाती है, बाद में बीच में इसमें कोई भी शामिल नहीं हो सकता। टारगेट कितना है हम तय करते हैं, 10 महीने कर सकते हैं, 12 महीने कर सकते हैं, 18 महीने कर सकते हैं, वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। साल, 2 साल, 10 साल, जितना भी हम करना चाहें। फिर इसमें निश्चित रकम भी हमें तय करनी होती है। 500 की है, 1000 की है, 10,000 की है, ये रकम भी हम ही तय करते हैं। और इसके बाद इसमें 3 फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट ये, किसी एक व्यक्ति को पैसा चाहिए तो उसको दे दिया जाता है। एक से ज्यादा चाहिए, लॉटरी निकल जाएगी। कोई पैसा नहीं लेना चाहता तब भी लॉटरी निकाल ली जाती है। जिसका नाम आएगा उसे वो पैसा मिल जाएगा। तो कुल मिला के सोसाइटी का ये सिस्टम होता है। यहाँ हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है उपभोक्ता विधिक अधिकार और उपभोक्ता की सुरक्षा, जिसे हमने कहा RTI। ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे? पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि उपभोक्ता वास्तव में होता क्या है। तो उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता होता है किसी भी प्रकार का उपभोग करने वाला। क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है, यानी कि भोगने वाला, लाभ प्राप्त करने वाला, लाभ प्राप्त करने वाला, भोगने वाला। इसको हम साधारण भाषा में अगर देखें तो किसी भी वस्तु की कीमत चुकाकर, किसी भी वस्तु की कीमत चुकाकर उसे या उसका उपभोग करने वाला, क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कहलाता है। अब यहां हमारी एक बात तो क्लियर हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हैं, आप उपभोक्ता है। ये भी कितने प्रकार की होगी? उपभोक्ता भी कितने प्रकार के उपभोग करते हैं? पहला तो वस्तु का उपभोग करेगा ये, और दूसरा करेगा सेवाओं का। उपभोक्ता पैसे देकर कितनी प्रकार की उपभोग करेगा? वस्तुओं का या सेवाओं का?
कितने प्रकार का उपभोग कर सकता है? 2 प्रकार का। पहला तो कौन सा? वस्तुओं का, और दूसरा सेवाओं का। आप किसी भी चीज की कीमत पे करके 2 प्रकार के उपभोग प्राप्त कर सकते हैं, पहला सेवाओं का और दूसरा वस्तुओं का। आपने पेमेंट किया स्कूल वालों को, स्कूल वालों ने सारी व्यवस्थाएं की और आपको क्या दे रहे हैं? सेवाएं दे रहे हैं। आप हॉस्पिटल गए, स्कूल गए, एयरपोर्ट गए, ये सब सेवा क्षेत्र में है। आप बाजार गए, रिलायंस गए, मॉल में गए, वहां से आपने वस्तुएं खरीदी, तो आपने किसका उपभोग किया? वस्तुओं का उपभोग किया। तो उपभोग कितने प्रकार के होंगे आपके? 2, पहले वस्तु के रूप में, दूसरा सेवाओं के रूप में। अब सवाल उठा, उपभोक्ता किसे कहते हैं? आपने किसी भी चीज की क्या कर दी? कीमत अदा कर दी, लेकिन इसमें शर्तें हैं। आप कहें कि मुझे तो एमएलए बनना है, इसकी कीमत बताओ, तो ये सेवा नहीं है, वस्तु भी नहीं है। वस्तु किसे कहते हैं? इसके लिए बाजार हमें देखना होगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाजार आपके सिलेबस में नहीं है। क्या है, कैसा है, और इसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हल्का फुल्का कहीं आपके दे रखा होगा, केवल शब्द मात्र। तो बाजार में क्या होता है? बाजार बहुत सारे प्रकार के होते हैं, नियंत्रित बाजार, खुला बाजार, व्यवस्थित बाजार, एफडीआई से नियंत्रित बाजार, बहुत प्रकार के बाजार की व्यवस्था पाई जाती है। वस्तु वास्तव में है क्या? बाजार है क्या? वस्तु बेचने वाला भी एग्री होना चाहिए। जो वस्तु बेच रहा है वो एग्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, हमें मकान भी पसंद है, उसकी कीमत भी पसंद है, सारी चीजें हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन मकान मालिक हमें मकान नहीं देना चाह रहा। ऐसी स्थिति में हम कैसे खरीद सकते हैं? इसीलिए उपभोक्ता के द्वारा वस्तु का जब भोग किया जाएगा, सेवाओं का जब भोग किया जाएगा, तो इसमें बहुत सारी शर्तें भी आपके सामने आएंगी। आप विद्यालय जाना चाहते हैं, आपने फीस भी पे कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महंगा विद्यालय, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड कर लेंगे, सारी सिस्टम आपके परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन विद्यालय आपको एडमिशन नहीं देना चाहता, विद्यालय आपको सेवाएं नहीं देना चाहता, क्योंकि आपकी टीसी में कुछ लिखा हुआ है, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आपकी जो एक्टिविटीज है वो विद्यालय के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं और गंदा करने में सहायक होंगी। कुछ भी हो सकता है, XYZ। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी विद्यालय एडमिशन नहीं देगा। तो ये सारी शर्तें दोनों तरफ लागू होंगी। फिर उपभोक्ता भी कई बार ऐसा होता है कि वो खरीदने के लिए बहुत सारी शर्तें लगा देता है। तो व्यापार का एक निश्चित नियम है, क्या? देने वाला और लेने वाला दोनों के बीच आम सहमति होती है, आम एक समझौता होता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उसी के आधार पर क्या होता है? व्यापार बेस्ड होता है। और व्यापार जब चलता है तो उसमें एक पार्ट कौन सा होता है? उपभोक्ता होता है, कंज्यूम करने वाला होता है, चाहे वो बड़ा सेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे फुटकर व्यापारी हो, चाहे हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर क्यों ना हो। तो हमें 2 बातें आज सीखी। पहला, बिजनेस कहीं भी डेवलप करना है तो मार्केट से लिंक करना है, और मार्केट की कंडीशंस क्या हैं ये हमें तय करनी है, फॉलो करनी है। यदि हम उनको पूरी तरीके से अप्लाई कर देते हैं, तब हम बाजार की स्थिति को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम हमारे सिलेबस में आते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? लाभ प्राप्त करने वाला अंतिम उपभोक्ता कहलाता है। सॉरी, वस्तु का अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पार्ले जी। हमारे यहाँ तो बिस्किट को भी क्या कहा जाता है? जी कहा जाता है। और जो पार्ले जी पे बच्ची का जो फोटो है वो शायद अभी बूढ़ी भी हो चुकी है। पार्ले जी भारत का सबसे प्रसिद्ध बिस्किट ब्रांड में से एक है। पार्ले जी की बात करें, पार्ले जी में आपने देखा होगा मैदा है, शक्कर है, पानी है, और भी बहुत सारी ग्लूकोज है, और भी बहुत सारे इसमें कंटेंट हो सकते हैं। इस सब का क्या लगा? पैसा लगा। और आप जानते हैं कुछ भी देकर अगर कुछ लिया तो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। मैदा बाजार से खरीदी, क्या कहलाया? उपभोक्ता कहलाया। शक्कर बाजार से खरीदी, क्या कहलाया? उपभोक्ता कहलाया। लेकिन ये वास्तव में ओरिजिनल उपभोक्ता नहीं है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए
कि जीडीपी जब हम करेंगे या जीडीपी को हम बाद में देखते हैं, ये वास्तव में उपभोक्ता नहीं है, उपभोक्ता की परिभाषा में ये नहीं आएंगे, ये अभी वस्तु का मेकिंग ही यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद इसमें लेबर जुड़ गई, ट्रांसपोर्ट जुड़ गया, बेनिफिट्स जुड़ गए। ये सारे जुड़ने के बाद इसकी तय हुई MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, या ऐसा कुछ हिंदी में होता है, अंग्रेजी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही होता है। आप देखें ये सारा हमने जोड़ लिया कि इतना पैसा एक पैकेट पे हमारे यहाँ पड़ेगा, वो हमने इस पे अंकित कर दिया, और ये कहाँ आ गया, बाजार में बिकने को आ गया। बाजार में हमने 5 रुपए पे किया और क्या ले लिया, पार्ले जी का बिस्किट ले लिया, तो हम क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। अब यहाँ कंफ्यूजन है, वस्तु का अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अब आप देखें यहां से भी इन्होंने शक्कर खरीदी तो ये भी उपभोक्ता हो सकते थे, लेकिन मल्टीपर्पज उपभोक्ता कभी नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था को पैदा कर देंगे यदि हम उपभोक्ता इस तरीके से निकालने लग गए तो। वास्तव में उपभोक्ता कौन है, अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो यहां से ये बात क्लियर हुई, उपभोक्ता हम किसे कहते हैं। उपभोक्ता का मतलब है लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उस वस्तु से लाभान्वित होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। उससे भोगने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। पैसे देकर, कीमत देकर वस्तु और सेवाएं प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाता है, उपभोक्ता ही कहलाता है।